प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे। इससे पहले भी मैंने अध्याय 9 तक का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिया है पहले से। आज मैं अध्याय 10 और 11 का महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा। अध्याय 10 का तरंग प्रकाशिकी और इस अध्याय का मैं महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा और 9 का भी दे चुका हूं इससे पहले। और मैं बता दूं, अगर इंटरमीडिएट का पेपर देने में अगर किसी बच्चे को अगर दिक्कत होती है तो वह दिक्कत आपका आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, जिसका महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का भी पूरा हो गया है और फिजिक्स का भी दे ही रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो को आपको बताऊंगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चे, इस वीडियो को तैयार कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और तैयार करने के बाद आपको बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो इससे बाहर से नहीं पूछेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, तरंगाग्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र किसे कहते हैं तो कह देंगे किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ, किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक कण एक क्षण एक समान कला में होते हैं। यानी किसी माध्यम में स्थित वह पृष्ठ जिस पर कोई कण होगा और एक ऐसा समय आएगा, यानी वह क्षण जिसमें जो प्रत्येक कण एक समान कला में होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए एक पृष्ठ मान लेते माध्यम का, वह पृष्ठ जो जिस पर छोटे छोटे कण का होंगे तो एक समय अगर इसमें तरंगे उत्पन्न होती तो एक समय आएगा जिस स्थिति में ये प्रत्येक कण जो होंगे ना, इस माध्यम में जो प्रत्येक कण होंगे एक समान कला में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। जैसे कि आप देखे भी होंगे कि इस स्थिति में प्रत्येक कण किसी भी तल पर देखे होंगे तो उस स्थिति में प्रत्येक कण एक समान कला में हो जाता है, चाहे इस प्रकार हो जाएगा चाहे किनारे लग जाएगा, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, तो तरंगाग्र प्यारे बच्चों बता दें तो तरंगाग्र जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे तरंगाग्र होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलीय तरंगाग्र और दूसरा होता है बेलनाकार तरंगा और तीसरा जो होता है वह समतल तरंगाग्र होता है। समतल तरंगाग्र होता है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तरंगाग्र किसे कहते हैं, तो उसको भी बता सकते हैं। तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी बता सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अगला कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे जब समान आयाम और समान आवृत्ति की 2 तरंगे, समान आयाम भी होना चाहिए, लगभग आवृत्ति तो समान होना चाहिए, लगभग आयाम भी समान होना चाहिए। जब 2 तरंगे किसी आवर्तक तल पर या अवरोधक तल पर पड़ते हैं तो उस स्थिति में जब रास्ते में किसी समय एक स्थिति पर क्या होते हैं, मिलते हैं तो उनका जो परिणामी आवृत्ति होता है या आवृत्ति होता है तो वह कहीं पर अधिक होता है, कहीं पर कम होता है। तो उस स्थिति को हम ये क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। यानी क्या कह रहा है, जब 2 समान आयाम की और समान आवृत्ति की 2 तरंगे जब एक माध्यम में चलती हैं तो किसी तल पर पड़ती हैं तो बीच में कई जगह वह मिलती हैं। जब मिलती हैं तो मिलने पर कहीं इनका परिणामी, यानी जितना शुरुआत में परिणामी तीव्रता आवृत्ति थी तो वहां जब मिलती है तो कहीं पर परिणामी तीव्रता अधिक होती है और कहीं पर परिणामी आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण 2 प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण तो जहां पर उसका आवृत्ति क्या होगा, अधिक होगा, तो वह क्या कहलाएगा, संपोषी कहलाएगा। और जहां पर आवृत्ति कम होगा या आयाम कम होगा तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यानी इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण और दूसरा जो होता है वह विनाशी व्यतिकरण होता है।
तो विनाशी व्यतिकरण को भी आप क्या कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यानी दोनों क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और इसकी आवश्यक शर्तें भी आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। करा फ्रिंज की चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र भी लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन है आपका कि फ्रिंज की चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई को बताइएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर इससे न्यूमेरिकल पूछने की बात आएगी तो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र आप याद कर लीजिएगा। इससे न्यूमेरिकल क्या करता है, पूछता है, तो इसका सूत्र भी लिखिए और इससे न्यूमेरिकल भी आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को समझाइए तथा इसके आधार पर तरंग संचरण को स्पष्ट कीजिए। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, अगर इस चैप्टर से अगर कोई महत्वपूर्ण, अगर आपका क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो वह हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, यानी हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी क्या कर रहा है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर ही प्रकाश के परावर्तन की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। यानी प्रकाश के परावर्तन की भी व्याख्या करना है हाइगेंस के तरंगिका सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन कर रहा है कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो कला संबंध स्रोतों से आप क्या समझते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला कह रहा है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक पतली झिर्री से होकर एक बड़ी प्रकाश के पर्दे पर बनने वाले विवर्तन प्रतिरूपों की व्याख्या कीजिए। विवर्तन के प्रकार का भी वर्णन कीजिए। तो फिर इसमें प्रकार पूछ दिया, तो हम बता दें कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश के विवर्तन, जब कोई प्रकाश किसी पतले छिद्र से होकर के कहीं से गुजरता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कोई प्रकाश अगर जा रहा है ऐसे, तो अगर किसी छिद्र से या किसी तल से टकराएगा और हो करके जाएगा तो अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, विचलित हो जाएगा, यानी सीधा नहीं जाएगा। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का विवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे दो प्रकार का होता है। तो एक होता है फ्रेशनल विवर्तन, फ्रेशनल विवर्तन। तो फ्रेशनल विवर्तन जो होता है, तो मैं आपको बता दूं, फ्रेशनल विवर्तन वो विवर्तन होता है जिस स्थिति में प्रकाश स्रोत जहां से वहां से अवरोधक तल और पर्दे के बीच की दूरी अगर सीमित मात्रा में रहेगी, यानी कम रहेगी, यानी सीमित मात्रा में रहेगी, तो उस स्थिति में जो विवर्तन प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेशनल विवर्तन कहते हैं। अगला करा फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्राउनहोफर विवर्तन क्या कहते हैं, तो फ्राउनहोफर विवर्तन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है, जो प्रकाश स्रोत होता है, अवरोधक तल होता है और पर्दे के बीच की जो दूरी होती है वो अनंत दूरी पर, यानी अत्यधिक दूरी रहती है, तो उनसे जो विवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन। यानी इसमें सीमित दूरी के लिए होती है, सीमित दूरी के लिए विवर्तन, और इसमें क्या होता है, लगभग अनंत दूरी पर, यानी बहुत अत्यधिक दूरी पर जब होता है विवर्तन, उसे क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर विवर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतना क्वेश्चन आपका था इस चैप्टर से, और मैं बता रहा हूं इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसलिए आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा और इससे न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा फ्रिंज की चौड़ाई से। और इस पार्ट का इतना क्वेश्चन है। अगला अध्याय जो है 11 विकिरण तथा द्रव्य की दैर्ध्य प्रकृति क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन आपको देंगे। जो पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कह रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं, तो मैं प्यारे बच्चों बता दूं आपको, जब कोई उच्च आवृत्ति और निम्न तरंगदैर्ध्य की कोई प्रकाश किसी धात्विक प्लेट पर पड़ती है, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है। इस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी हमने कहा क्या, जब कोई उच्च आवृत्ति तथा निम्न तरंगदैर्ध्य की कोई प्रकाश किरणें किसी धात्विक प्लेट पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है, तो उसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण जो इसमें वैद्युत धारा बहती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं।
तथा उस प्रभाव को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। उस प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश, उस इलेक्ट्रॉन को प्रकाश या उस वैद्युत धारा को हम प्रकाश वैद्युत धारा या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यानी हमने कहा क्या, जब कोई उच्च आवृत्ति तथा निम्न तरंगदैर्घ्य की कोई प्रकाश किसी धातु प्लेट पर डाली जाती है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के कारण जो इसमें वैद्युत धारा बहती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इतनी बात को आप समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी महत्व को समझाइए। तो देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे देहली आवृत्ति वह आवृत्ति जिस आवृत्ति पर इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है तो उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी जिस आवृत्ति पर इससे शुरुआत में ही नहीं, यानी उसका एक आवृत्ति होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है तो उस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? तो देहली आवृत्ति कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रवाह वैद्युत कार्य फलन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन क्या है? तो हम कहेंगे वह प्रकाश जिस प्रकाश पर इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत का कार्य फलन कहते हैं। यानी वह प्रकाश जिससे इलेक्ट्रॉन का होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है। इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 है, इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला कर रहा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? यानी यही जो है आपका क्वेश्चन है और इसी पर आधारित रहेगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी लेनार्ड तथा मिल्टन के नियम की व्याख्या कीजिए। लेनार्ड और मिल्टन ने क्या क्या कहा? इसमें कहा कि पूरी जो यह ऊर्जा आती है ना, वह इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित में नहीं होता है। कुछ ऊर्जा लगता है जो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है और कुछ ऊर्जा इसको ले जाने में लगता है, वह होता है। और जितना ऊपर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना कम ही ऊर्जा में वो क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जितना अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको निकालने में अत्यधिक ऊर्जा लगेगा। तो इन नियमों को लेनार्ड तथा मिल्टन ने दिया। इस नियम को भी आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। बहुत नियम उन्होंने दिया, अलग अलग करके दिया। अगला कर है क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिर आ गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसके आधार पर? क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पादित कीजिए। इस समीकरण की सहायता से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की व्याख्या कीजिए। यानी क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के समझाइए और उससे कर समीकरण को क्या कीजिए, व्युत्पादित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मॉडल के आधार पर पूछता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन कर रहा है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, इसकी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यानी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। और आपको पता ही होगा कि लैम्डा बराबर क्या होता है, h/p होता है। इसी को डी ब्रोगली का समीकरण भी कहते हैं, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं। यह इतना क्वेश्चन जो आपका था अध्याय 11 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको अध्याय 10 और 11 का महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिया है, जिसको आप पढ़ करके अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। इससे बाहर से बोर्ड पेपर में नहीं पूछेगा। हाँ, एक बात और है, खास करके इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछता है, इसलिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। अगर इससे कोई पूछेगा 2-4 न्यूमेरिकल तो इसमें से इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगा इस फिजिक्स के क्वेश्चन में। आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चे, धन्यवाद।